नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर गुरुदेव के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है सदैव पाटीदार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम एग्रोमेट्रोलॉजी का जो सेकंड पार्ट है उसी को कंटिन्यू करेंगे। हम देखेंगे कि एग्रोमेट्रोलॉजी जनरल एग्रीकल्चर में एग्रोमेट्रोलॉजी वाले पार्ट्स है और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है? तो जिस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है बैरोमीटर। नेक्स्ट, वैसे ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने वाले इंस्ट्रूमेंट पर बात करी गई है। तो जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट वो क्या है? हाइग्रोमीटर, या फिर उसी को कहते हैं साइक्रोमीटर। नेक्स्ट बात करी है, टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज मेजर्ड बाय। तो जो टोटल इनकमिंग सोलर रेडिएशन होता है वो पायरोनोमीटर से नापा जाता है। जबकि अगर केवल सोलर रेडिएशन की बात करेगा कि सोलर रेडिएशन किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है, तो सोलर रेडिएशन के लिए होता है पायर हेलियोमीटर। नेक्स्ट बात करी है ईओप ट्रांसपिरेशन के कॉन्टेक्स्ट में कि ईओप ट्रांसपिरेशन किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट से ईओप ट्रांसपिरेशन को मेजर करते हैं वो है लाइसीमीटर। नेक्स्ट दिया गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई बल्ब एंड वेट बल्ब थर्मोमीटर यूज्ड फॉर रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो जो ड्राई बल्ब और वेट बल्ब थर्मोमीटर का जो यूज करते हैं वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करने में करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, रेनफॉल इज मेजर्ड बाय। तो जो रेनफॉल होती है वो हम रेन गेज से मेजर करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एस्टिमेटिंग ईटी अंडर फील्ड कंडीशन। तो जो फील्ड कंडीशन में जब भी हम बात करेंगे कि ईओप ट्रांसपिरेशन किस इंस्ट्रूमेंट से एस्टिमेट करेंगे, तो ईओप ट्रांसपिरेशन अगर फील्ड कंडीशन में हमें नापना है तो हम पेन ईओपोरीमीटर से नापेंगे। ये केन ईओपोरीमीटर नहीं है, टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक है, सी की जगह पी है, तो पेन ईओपोरीमीटर। नेक्स्ट दिया है, कंटिन्यूअस टेम्परेचर रिकॉर्डेड बाय विच इंस्ट्रूमेंट। तो जो कंटिन्यूअस टेम्परेचर, एक तो टेम्परेचर रिकॉर्ड, अगर केवल टेम्परेचर रिकॉर्ड करने की बात करें तो टेम्परेचर तो हम केवल थर्मोमीटर से नापेंगे, पर थर्मोमीटर केवल हमें थोड़ी देर का ही टेम्परेचर देगा, वो कंटिन्यूअस हमें नहीं बताएगा कि टेम्परेचर कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड करके नहीं बताए, वो केवल एट अ टाइम थोड़ी देर के लिए। बट जो कंटिन्यूअस टेम्परेचर मेजरमेंट की हम बात करेंगे तो वो है इंस्ट्रूमेंट थर्मोग्राफ। ये जो हर टाइम पे, जिस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है उसका वो ग्राफ बना के हमें एक पेपर पर बताता है। नेक्स्ट दिया गया है, विच इंस्ट्रूमेंट रिकॉर्ड टेम्परेचर विदाउट कॉन्टेक्ट द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को बिना टच किए या ऑब्जेक्ट के बिना कॉन्टेक्ट में आए जो इंस्ट्रूमेंट टेम्परेचर रिकॉर्ड करता है उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है इंफ्रारेड थर्मोमीटर। नेक्स्ट दिया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन एयर। तो जो हमारी एयर है उस एयर में ओजोन का कितना कंसंट्रेशन है, उस कंसंट्रेशन को नापने के लिए हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है ओजोनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इमेजिनरी लाइन दैट रिप्रेजेंट द इक्वल टेम्परेचर। तो ये कोई एक्चुअल लाइन नहीं होती है, ये केवल इमेजिनरी लाइन होती है, और वो इमेजिनरी लाइन, ऐसी इमेजिनरी लाइन जो इक्वल टेम्परेचर वाले पॉइंट्स को कनेक्ट करती हो उस लाइन को हम आइसोथर्म कहते हैं। अगर ये लाइन इक्वल प्रेशर वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करती है तो उस लाइन को हम आइसो बार कहते हैं। वैसे ही नेक्स्ट दिया गया है, लाइंस ऑफ इक्वल रेनफॉल। तो जो इक्वल रेनफॉल वाले एरियाज को कनेक्ट करती है वो लाइन होती है आइसो हाइट्स। नेक्स्ट दिया गया है, लाइंस ऑफ इक्वल क्लाउड कवर। तो जो इक्वल क्लाउड कवर को दर्शाने वाली जो लाइन होती है उसको हम आइसो नेफ कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है, द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर बेटर क्रॉप प्रोडक्शन इज बिटवीन। तो जो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट जो टेम्परेचर होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर, ना मिनिमम ना मैक्सिमम, ऑप्टिमम जो होता है वो होता है 18 to 24 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया है, लोवेस्ट टेम्परेचर इन अ डे इज ऑब्जर्व एट। तो दिन की शुरुआत के समय, जब सनराइज के जस्ट बिफोर सनराइज के जस्ट पहले जो टाइम होता है उस टाइम पे सबसे कम टेम्परेचर होता है पूरे दिन का। नेक्स्ट दिया है, व्हाट इज द ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट इन ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर में ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या होती है? लैप्स रेट मीन्स जिस रेट से टेम्परेचर कम होता है उसको कहते हैं लैप्स रेट। तो किस रेट से ट्रोपोस्फियर में किस रेट से टेम्परेचर कम होता है? ऊपर जाने पे, नीचे से ऊपर की तरफ जाने पर टेम्परेचर कम होता है ट्रोपोस्फियर में, तो किस रेट से होता है? वो होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की रेट से कम होता है। नेक्स्ट दिया गया है, फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला किसका है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फॉर्मूला क्या है? RH परसेंट बराबर वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर अपॉन वाटर वेपर रिक्वायर्ड फॉर सेचुरेशन इनटू 100। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा परसेंट में आएगी, जो कि एग्रीकल्चरल क्रॉप के लिए हमारी कितनी है?
क्रॉप प्रोडक्शन के लिए कितनी होती है, अगर एक बात करें एग्रीकल्चरल क्रॉप की तो उनके लिए कितनी होती है, वो होती है 40 से 60% रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जबकि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज़्यादा चाहिए क्योंकि वो इजीली पेरिशेबल कमोडिटी है, इसीलिए उनको ज़्यादा ह्यूमिडिटी पे स्टोर करना पड़ेगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी उनके लिए होती है 80 to 90%। नेक्स्ट बात करी गई है मॉनसून को लेकर, तो क्वेश्चन क्या दिया है, द मॉनसून कवर 75% रेनफॉल इन इंडिया। तो 75% रेनफॉल के लिए कौन सा मॉनसून रेस्पॉन्सिबल होता है, तो वो मॉनसून है साउथ वेस्ट मॉनसून, एक होता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। जो बची हुई रेनफॉल है उसके लिए नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, मतलब नॉर्थ ईस्ट मॉनसून का सबसे कम कंट्रीब्यूशन इंडिया में, दो तरह के मॉनसूनों में से। नेक्स्ट दिया है डेट ऑफ ऑनसेट ऑफ मॉनसून इन इंडिया, तो जो इंडिया में किस डेट को मॉनसून आ जाता है, तो वो है 1 जून। 1 जून को केरला में मॉनसून आ जाता है, उसके बाद धीरे धीरे करके पूरे कंट्री में फैलता है। नेक्स्ट दिया गया है डेट ऑफ मॉनसून विड्रॉल इन इंडिया, तो विड्रॉल से मतलब है कि कब मानसून चले जाता है, कब रेनी सीजन में जो मानसून का कंट्रीब्यूशन है वो कम हो जाता है या खत्म ही हो जाता है, तो जब मानसून चले जाता है उसको कहते हैं विड्रॉल, तो वो डेट है 31 सितंबर। नेक्स्ट दिया गया है एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया, तो जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है इंडिया की वो है 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर। नेक्स्ट बात करी गई है रेनी डे को लेकर, तो रेनी डे क्या होता है, तो जिस दिन भी 2.5 mm 2.5 mm या उससे ज़्यादा बारिश हो, 2.5 mm या उससे ज़्यादा बारिश होगी, ये हम कैसे पता करेंगे, रेन गैस से, कि आज कितनी रेन हुई है, आज कितनी रेनफॉल हुई है, उसके बेसिस पे हम नाप लेंगे रेन गैस से और फिर पता करेंगे अगर 2.5 mm से ज़्यादा बारिश हुई है या 2.5 mm हुई है तो वो डे कहलाएगा रेनी डे। नेक्स्ट बात करी गई है साइज ऑफ रेन ड्रॉप पे, तो एवरेज साइज, वैसे रेन ड्रॉप की साइज वेरिएबल हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, ठीक है, बट जो एवरेज साइज होती है वो होती है 2 mm के डायमीटर की। जो रेन ड्रॉप की एवरेज साइज होती है वो 2 mm डायमीटर की रेन ड्रॉप्स होती है। नेक्स्ट दिया गया है एटमॉस्फेरिक वाटर इज नोन एज, जो एटमॉस्फेरिक वाटर होता है वो ग्रीन वाटर कहलाता है। नेक्स्ट दिया गया है जो सोइल वाटर होता है उसको ब्लू वाटर कहते हैं। नेक्स्ट बात करी गई है क्लाउड्स पे लेकर, तो कौन से ऐसे क्लाउड्स हैं जिनको रेनी क्लाउड्स कहते हैं, तो दो तरह के क्लाउड्स हैं जिनको रेनी क्लाउड्स नाम दिया गया है, जो रेन में कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो रेनफॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो क्लाउड्स कौन कौन से हैं, निम्बो स्ट्रेटस एंड क्यूमुलो निम्बस। नेक्स्ट फिर क्लाउड को लेकर बात करी गई है, क्लाउड टाइप्स विच गिव द हेवी एंड कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन, जिससे कि ज्यादा बारिश हो और लगातार हो, वो कौन सा क्लाउड है, तो वो है क्यूमुलो निम्बस। नेक्स्ट बात करी गई है कि क्लाउड की डेफिनेशन क्या है, नेक्स्ट क्लाउड की डेफिनेशन ही दी गई है, तो क्लाउड की डेफिनेशन को देखते हैं। चलिए, दिया गया है एन एग्रीगेशन ऑफ माइन्यूट ड्रॉप्स ऑफ वाटर सस्पेंडेड इन द एयर एट हायर एल्टीट्यूड टर्म्ड एज क्लाउड्स, तो जो छोटी छोटी बूंदें होती है पानी की, जो ना तो नीचे गिरती है ना और ऊपर उठती है, पर वो एक सर्टेन हाइट पर ही कोलैप्स हो जाती है, एक साथ कंबाइन हो जाती है, और कंबाइन होकर क्या बनाती है, वो कंबाइन होकर क्लाउड्स बनाती है। अब बात करेंगे कि क्लाउड कवर जो होता है, जो क्लाउड्स को किस यूनिट से रिकॉर्ड करते हैं, किस यूनिट में मेजर करते हैं, वही दिया गया है, द यूनिट यूज्ड टू रिकॉर्ड क्लाउड्स इज नोन एज ओक्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कोल्ड क्लाउड सीडिंग इज डन बाय यूज ऑफ केमिकल। इसका आंसर देखने के पहले हम समझेंगे क्लाउड सीडिंग क्या होता है। तो क्लाउड सीडिंग जो है आर्टिफिशियल रेनफॉल का या फिर आर्टिफिशियल रेन का दूसरा नाम है। तो आर्टिफिशियल रेनफॉल में क्या होता है कि हम आर्टिफिशियल रेन को इंड्यूस करवाते हैं कुछ केमिकल की मदद से, उन केमिकल्स को देखेंगे। तो कोल्ड क्लाउड सीडिंग के लिए कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है, वो है सिल्वर आयोडाइड, जिसका फॉर्मूला होता है AgCl2। नेक्स्ट दिया गया है वार्म क्लाउड सीडिंग इज डन बाय, तो वार्म क्लाउड सीडिंग के लिए कौन सा केमिकल रिस्पॉन्सिबल है, सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। नेक्स्ट दिया गया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज सिचुएटेड इन, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट किस शहर में है, पुणे में, और कब स्टेब्लिश हुआ था, 1932 में। नेक्स्ट दिया गया है फिनोमिना ऑफ वार्मिंग ऑफ ईस्टर्न पैसिफिक, तो जो ईस्टर्न पैसिफिक होता है उसके वार्मिंग के फिनोमिना को एलनिनो कहा गया है, और इसी का उल्टा हो जाए, अगर ईस्टर्न पैसिफिक के कूलिंग का फिनोमिना हो तो उसको नाम दिया गया है लानिनो। इसके बाद यही क्वेश्चन है, फिनोमिना ऑफ कूलिंग ऑफ ईस्टर्न पैसिफिक इज नोन एज लानिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विच सरफेस हैज लीस्ट अल्बेडो, तो इसका आंसर देखने के पहले हम समझेंगे, हमने पिछले लेक्चर में भी समझा था और इस बार एक बार और देखते हैं, रिव्यू करते हैं कि अल्बेडो क्या होता है। तो अल्बेडो वो होता है कि जो टोटल सोलर रेडिएशन आता है उसमें से जितना रेडिएशन का पार्ट रिफ्लेक्ट बैक होता है उसी को हम अल्बेडो कहते हैं। तो अल्बेडो के रेस्पेक्ट में पूछा गया कि किसका सबसे कम होगा, तो वो होगा मॉइस्ट ब्लैक सोइल का। नेक्स्ट दिया गया है एन इंजिन ऑफ डेजर्टिफिकेशन, तो डेजर्टिफिकेशन का इंजिन कौन है, ड्रॉट। नेक्स्ट बात करेंगे, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ड्रॉट की या फिर एग्रीकल्चर ड्रॉट की डेफिनेशन। तो देखते हैं
अ पीरियड ऑफ 4 consecutive वीक्स फ्रॉम मे टू मिड अक्टूबर, अगर मई से मिड अक्टूबर या फिर बात करें 15 अक्टूबर के बीच में अगर 4 सप्ताह एक के बाद एक 4 सप्ताह ऐसे गुजर जाए जिसमें पानी नहीं गिरे तो उसको हम कहेंगे एग्रीकल्चरल ड्रॉट। या फिर उसके बाद जितना समय बचता है उसमें अगर 6 सप्ताह एक के बाद एक गुजर जाए तो उसको एग्रीकल्चरल ड्रॉट कहेंगे। नेक्स्ट दिया गया है जो ड्रॉट का क्लासिफिकेशन होता है वो किसके बेसिस पे किया है, वाइडली यूज्ड इंडेक्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट्स। तो ड्रॉट के क्लासिफिकेशन के लिए सबसे ज्यादा यूज करने वाला कौन सा इंडेक्स है, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला कौन सा इंडेक्स है, तो वो है पाल्मर ड्रॉट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन पर, तो सीधी सीधी पूरी की पूरी है रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन लिखी गई है, उसी पे क्वेश्चन पूछा था। देखते हैं क्या है रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच द कलेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ए टारगेट विदाउट बीइंग इन फिजिकल कॉन्टेक्ट विथ इट इज नोन एज रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग में क्या होता है कि जिस भी ऑब्जेक्ट के बारे में आपको डेटा कलेक्ट करना होता है उसको आप फिजिकली कभी भी टच नहीं करते हैं, और वो जो डेटा होता है वो जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप बिना फिजिकल कॉन्टेक्ट के वहां से गैदर कर लेते हो, फिर उसको इंटरप्रेट करके अपने काम में यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट दिया गया है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, जिसको शॉर्ट में NRSA कहा जाता है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, तो वो है हैदराबाद में। नेक्स्ट दिया गया है मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग इज डन फॉर। तो मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग का टाइम ड्यूरेशन कितने दिन का होता है, तो मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग होती है 3 से 10 दिन के लिए। अगर 3 दिन से कम है तो वो शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग होगी, और 10 दिन से ज्यादा है तो लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग होगी। नेक्स्ट दिया गया है फोरकास्ट विल हेल्प इन प्लानिंग क्रॉपिंग पैटर्न। तो ऐसा कौन सा फोरकास्टिंग है मीडियम, शॉर्ट और लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग में से जिसको यूज करके फार्मिंग अपना क्रॉपिंग पैटर्न को डिसाइड करता है, तो वो है लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टिंग। नेक्स्ट दिया गया है अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया आर। तो प्लानिंग कमीशन के हिसाब से एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स कितने इंडिया में, वो है 15 और ICR के हिसाब से है 131। नेक्स्ट दिया गया है अकॉर्डिंग टू NBSSLUP एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स इन इंडिया। इसके पहले हमने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स देखे थे, पर जो NBSSLUP है जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ब्यूरो ऑफ सोइल सर्वे एंड लैंड यूज प्लानिंग कमीशन, जिसने क्या दिए गए हैं, जिसने दिए हैं एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स, और कितने इंडिया को कितने एग्रो इकोलॉजिकल रीजन्स में क्लासिफाई किया है, 21 में। नेक्स्ट दिया गया है द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में एक रिलेशनशिप होता है जो कि एक फॉर्मूले के रूप में है, जो क्या है C/5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9, जहां पे जो C होता है वो सेल्सियस को डिनोट करता है और F जो होता है वो फ़ारेनहाइट को डिनोट करता है। नेक्स्ट दिया गया है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट की डेफिनेशन। तो देखते हैं, दिया गया है अ नेचुरल वार्मिंग प्रोसेस इन्वॉल्विंग द इंटरेक्शन ऑफ सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस फ्रॉम द एटमोस्फियर इज नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है उसमें इंटरेक्शन होता है सनलाइट का, कार्बन डाइऑक्साइड का और दूसरी गैसेस का एटमोस्फेयर में, उसी को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट दिया गया है 3 कॉमन ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूड। तो 3 कॉमन ऐसी कौन कौन सी गैसेज हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, वो कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट बात करते हैं चीफ ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे मेजर या सबसे मेन कौन सी ऐसी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है, तो वो है CO2 या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जो कितना कंट्रीब्यूट करती है 50%। नेक्स्ट दिया गया है विच ग्रीन हाउस गैस लिंक विथ राइस क्रॉप या फिर पेडी क्रॉप। तो जो मीथेन होती है, राइस फील्ड से कौन सी गैस रिलीज होती है, मीथेन, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। नेक्स्ट दिया गया है द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीशन। तो जो ओजोन डिप्लीशन के लिए कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल होती है, उसका फॉर्मूला है CF2Cl2, जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो नेक्स्ट दिया गया है विच वन इज ए सब्सटीट्यूट फॉर CFC। तो अब जो CFC है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, वो ओजोन डिप्लेशन करते हैं। तो ओजोन डिप्लेशन करते हैं तो इसके लिए हम क्या ऐसे जो CFC रिलीज करते हैं वो ऐसे इंस्ट्रूमेंट हम नहीं यूज करेंगे। तो अब उसका सब्सटीट्यूट क्या है, तो उसका सब्सटीट्यूट है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट दिया है द केमिकल्स मोस्ट कॉमनली फाउंड इन एसिड प्रेसिपिटेशन या फिर एसिड रेन। तो जो एसिड रेन होती है उसमें केमिकल्स, एसिड रेन के लिए कौन कौन से केमिकल मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो एसिड रेन में 2 ही तरह की एसिड पाई जाती है, वो कौन कौन सी एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। नेक्स्ट दिया गया है
नॉर्मल रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक विथ ए पीएच ऑफ अबाउट, तो उस जो नॉर्मल रेन वाटर होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, ना तो न्यूट्रल होता है ना ही एल्कलाइन होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, हाईली एसिडिक नहीं होता है, पर उसका पीएच कितना होता है, तो उसका पीएच होता है 5.6। तो चलिए आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।